नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं बेटा। मैं सीएमए सुमित रस्तोगी आज आपके लिए कॉस्टिंग का एक ऐसा लेक्चर लेके आऊँ जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? जब आप दिसंबर 25 का या जून 26 का एग्ज़ाम देने जाएंगे सीएमए इंटर आपका पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो पेपर आपको देना है वो पेपर आपको कैसे शुरू करना है और उसको कैसे कम समय में ख़त्म करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो आज का लेक्चर के अंदर आपको पेपर किस तरीके से अटेंड करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ जो आपका पेपर होगा उस पेपर में आपके दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा आपका होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको बड़े साइज़ के क्वेश्चंस मिलते हैं और उनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यू पार्ट, जो एग्ज़ाम के अंदर आपको सेक्शन ए में मिलेगा। 15 एमसीक्यू आएंगे, 2 नंबर के हिसाब से 30 नंबर के आपके होंगे एमसीक्यू। ये सारे के सारे जो एमसीक्यू हैं वो कंपलसरी हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरे मन से शिद्दत से करना है। और ये एमसीक्यू आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जहाँ पर आपको 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पार्ट एग्जाम में अटेंड करना है। कैसे करना है? आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टोटल जो मिलेंगे 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कंपलसरी होगा। बचे आपके रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस, उन 7 में से आपको करने हैं 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपके पास होगा कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। टोटल आपके पास हो गए 70 मार्क्स। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, क्योंकि आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए आपको 2 क्वेश्चन को छोड़ने की ऑप्शन मिलेगी। वो कौन से 2 क्वेश्चन है जो आपको छोड़ के आने चाहिए एग्जाम में, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें? आपको ये ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एग्जाम में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी हो गया। अब आ जाता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, जहां पर 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B। कहने का मतलब पहले 4 क्वेश्चन जो होंगे आपके पास डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, वो 4 क्वेश्चन 2-2 पार्ट में डिवाइड होंगे। 2A 2B 7-7 नंबर में, 3A 3B 7-7 मार्क्स में, 4A 4B 7-7 मार्क्स में, 5A 5B 7-7 मार्क्स में। लेकिन जो 6 क्वेश्चन होगा वो आपके पास पूरा का पूरा जो कंप्लीट क्वेश्चन होगा वो आपके पास होगा 14 मार्क्स का, 14 नंबर का। अब आ जाओ 7A 7B 7-7 नंबर का, 8A 8B 8C। इंस्टीट्यूट ने जो लास्ट क्वेश्चन रखा है 8, उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इनकी स्कीम क्या होगी? ये 4 मार्क्स का मिलेगा, बाकी दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे, क्योंकि टोटल आपको बनाना है 14 मार्क्स। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में, कि आपको डिस्क्रिप्टिव जो 7 क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें से कौन से 5 क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है ना? ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले और आप आराम से 60+ मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ला सके। ठीक है ना? देखिए, नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट ने जो हमारा सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग का 100 नंबर का, वो कैसे डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन करते हैं तो बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है टोटल 100 मार्क्स का, उसे इंस्टीट्यूट ने 6 मॉड्यूल में 6 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है। जिसमें पहला मॉड्यूल आपका पास इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा मॉड्यूल आपके पास है कॉस्ट असर्टेनमेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तीसरा आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फोर्थ आपके पास है कॉस्ट बुक कीपिंग, और नेक्स्ट आपके पास है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, और लास्ट आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो मार्किंग स्कीम यहाँ पे लिखी हुई है, क्या उसी के अकॉर्डिंग 100% पेपर आता है? ऐसा नहीं होता, ये एस्टिमेटेड है। कभी इसमें ज़्यादा मार्क्स भी हो जाते हैं, कभी इसमें कम भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक 30%, मतलब 30 नंबर। तो कभी 30 से ज़्यादा का भी पेपर हो जाता है, कभी 30 से कम। नॉर्मली यहाँ पे पेपर आपका 30 मार्क्स से ज़्यादा रहता है। कैसे हमें पता लगा सब कुछ? देखिए, जो इंस्टीट्यूट ने आपका सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा है, जैसे अभी मैंने प्रीवियस शीट पे आपको दिखाया, उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जो पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं। पहला पॉइंट आपका 1.1 इंट्रोडक्शन, 1.2 इंपॉर्टेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स, थर्ड आपके पास है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, फोर्थ आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, फिफ्थ आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। मॉड्यूल 2 कॉस्ट असर्टेनमेंट, जिसमें आपको ये पता लगाना है कि जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हमारे खर्चे कौन कौन से हैं। मटेरियल कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझनी है। ठीक है ना? मॉड्यूल 3 के अंदर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाएगा। कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं? यहाँ पे 1 to 24 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। मॉड्यूल 4 में कॉस्ट बुक कीपिंग,
जिसके अंदर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा मॉड्यूल नंबर 5, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसके अंदर जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इस तरीके से आपको मॉड्यूल 5 में 6 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। और लास्ट आपके पास है मॉड्यूल 6, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, और यहाँ पर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल 3 यूनिट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। अब सिलेबस तो हमारे को पता चल गया कि सर ये हमारा सिलेबस क्या है, लेकिन ये सर करना कैसे है। लोग कहते हैं जी कॉस्टिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो बेटा इसके लिए ये लेक्चर आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ आपको समझाऊंगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से कैसे करने हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में आज आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके पास में कंपलसरी MCQ, जो 30 नंबर का मिलता है। पिछले 4 अटेम्प्ट का मैंने एनालिसिस आपके सामने यहाँ पे शो कर रखा है। एक आपके पास है दिसंबर 23, फिर जून 24, दिसंबर 24 और जून 25। कितने आपके पास में अटेम्प्ट आ गए? 4। जब मैंने यहाँ पे एग्जाम में देखा कि 2 तरीके के क्वेश्चन MCQ में मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी। प्रैक्टिकल का मतलब जहाँ पे हमें क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी और उनका आंसर निकालना होगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मटेरियल कॉस्टिंग में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपसे कैलकुलेट करवा रहे, तो वो प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। थ्योरी में आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, एग्जाम्पल दो, या प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है वो आपसे पूछ सकते हैं। MCQ में हमने देखा दिसंबर 23 में प्रैक्टिकल 7 क्वेश्चन आए, 2 नंबर के हिसाब से 14 मार्क्स के। थ्योरी आपके पास 8 क्वेश्चन आए 16 नंबर के, और हो गया आपका टोटल 30 मार्क्स। लेकिन जैसे हम जून 24 पे पहुंचे तो जून 24 में हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 से इंक्रीज हो गए 8 हो गए, और थ्योरी 8 से डिक्रीज हो गए 7 हो गया। मतलब एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का बढ़ा, थ्योरी का घटा, फिर आपका 30 मार्क्स आया। लेकिन दिसंबर 24 में हमने क्या देखा? यहाँ पे प्रैक्टिकल 8 से कितने हो गए? 6 प्रैक्टिकल हो गए, और थ्योरी इंक्रीज हो गए 9 हो गया। और जून 25 में क्या हुआ? प्रैक्टिकल और कम हो गए 5 हो गए, और थ्योरी कितना हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब इंस्टीट्यूट का कोई पैटर्न नहीं है MCQ के लिए, चाहे वो प्रैक्टिकल ज़्यादा दे सकते हैं चाहे वो थ्योरी ज़्यादा दे सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि सर हमें MCQ करने कहाँ से हैं, हम MCQ की तैयारी कैसे करेंगे ताकि हम 30 में से 30 नंबर ला सकें। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल बुक बना रखी है MCQ की, और उस बुक के अंदर बहुत सारी वैरायटी के हमने MCQ कवर कर रखे हैं। कौन कौन सी वैरायटी सर आपने कवर कर रखी है, और ये बुक आपको कहाँ से मिलेगी? तो जो बुक बेटा हम प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर आपको 5 कैटेगरी के मैंने MCQ यहाँ पे दे रखे हैं। पहला, 2020 में इंस्टीट्यूट ने मिक्स MCQ लॉन्च किए थे, प्रोवाइड किए थे बच्चों को, वो यहाँ पे कवर है। फिर 2024 में इंस्टीट्यूट ने मिक्स का मतलब क्या हुआ? जितने भी सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के जो भी MCQ बनते हैं वो इंस्टीट्यूट ने कंबाइन करके, कंपाइल करके आपको यहाँ पे दे दिए। फिर CMA पास पेपर्स का मतलब क्या हुआ? कि जितने एग्जाम आपके हो चुके हैं उसमें जो भी MCQ एग्जाम में आए थे वो सारे के सारे चैप्टर वाइज यहाँ पे मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटे? चैप्टर वाइज। आपके पास में CMA स्टडी मटेरियल, जो इंस्टीट्यूट ने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, उसके MCQ चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। MCQ रेफरेंस बुक का मतलब मार्केट में जो रेफरेंस बुक हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए, जो कि इन पहले 4 पार्ट में कवर नहीं थे। अब इतने वैरायटी के MCQ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि इसके बाहर एक भी MCQ एग्जाम में आना ही नहीं है। लगभग सारे के सारे MCQ यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। मतलब 30 नंबर की जो टेंशन आपको होती थी कि सर मेरे 30 नंबर कैसे आएंगे, मैं कैसे लाऊंगा 30 नंबर, वो बेटा ये बुक आपकी हेल्प करेगा। बट कंडीशन ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा 2 से 3 बार। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से क्वेश्चन को मैं करूं, कौन से क्वेश्चन को मैं छोड़ूं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो इंस्टीट्यूट आपका दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25, मतलब आपके यहाँ पे मैंने 4 अटेम्प्ट के पेपर का पैटर्न एनालाइज करके दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से कौन से नंबर पे देता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम एग्जाम में गए तो हमने देखा दिसंबर 23 का जो पेपर इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसमें 2A उन्होंने कॉस्ट शीट से दिया 7 नंबर का, P का मतलब प्रैक्टिकल, T का मतलब थ्योरी। ठीक है जी। फिर 2B में उन्होंने लेबर कॉस्टिंग दिया, 3A में ओवरहेड कॉस्टिंग,
3B में उन्होंने अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में से कोई एक क्वेश्चन दिया। 4A में उन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दिया। 4B में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। 5A में प्रोसेस कॉस्टिंग। 5B में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से पूरा 14 नंबर का है। ये ध्यान रखिए यहाँ से कितने नंबर का आता है, 14 नंबर का। 7A बजटरी कंट्रोल। 7B आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी का। 8A इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग 4 नंबर का। 8B मटेरियल कॉस्टिंग 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन मिलता है आपको। और 8C कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी कितने का है, 5 का। इसका मतलब मैंने ये देखा कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक तो 7B में कवर किया जाता है और एक आपका 8C में कवर किया जाता है। इसका मतलब 2 क्वेश्चन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्योरी में मिलने वाले हैं, 7B और 8C। यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये आपके पास है 5 नंबर का, तो मिलाकर कितने हो गए, 12 नंबर। तो 12 नंबर की थ्योरी तो यहाँ पे आपके पास आ गई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो MCQ है वहाँ पर भी 1-2 नंबर का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर किया जाता है। तो इसका मतलब मिनिमम आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट पिछले 4 पेपर हैं, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25, उसमें हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हर बार इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक तो 7B में दिया और एक 8C में दिया और एक क्वेश्चन MCQ में दिया। मतलब 14 नंबर का पेपर आप यहाँ से ले सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, वो इतने डिटेल में होंगे, इतना तरीके से आपको दे रखे होंगे नोट्स वहाँ पर कि आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। मतलब जो नोट्स मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोवाइड करूँगा 1 से लेकर 24, उसमें सब कुछ बताया जाएगा कि कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन से कम है, कौन से ज़्यादा है, किन पे फोकस ज़्यादा करना है, किस पे कम करना है, किन की हेडिंग से लर्न करनी है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम जून 24 पे गए तो हमने फिर अगेन देखा 2A में कॉस्ट शीट मिला, 2B में लेबर कॉस्टिंग, 3A में ओवरहेड कॉस्टिंग, फिर रिकन्सिलेशन का आ गया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्टिंग और लास्ट फिर से अगेन है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि ये जो मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट, इसका ना इंस्टीट्यूट ने पक्का कर दिया कि हर बार 2A हम कहाँ से देंगे, कॉस्ट शीट से देंगे। आप देखो चारों पेपर का देखो ना, 4 अटेम्प्ट के 4 पेपर हो गए, हर बार आपको कॉस्ट शीट कहाँ पे मिल रहा है, 2A में। नेक्स्ट आपके पास में या तो क्वेश्चन आता है लेबर कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल, या आता है आपके पास में मटेरियल कॉस्टिंग का। तो हमने देखा यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग। तो अब आपका जो दिसंबर 25 है या जून 26 का एग्जाम होगा, उसमें मटेरियल कॉस्टिंग या लेबर कॉस्टिंग में से कोई एक क्वेश्चन आएगा 2B में। इसका मतलब जो बच्चे मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट तैयार करके जाते हैं, 3 चैप्टर तैयार करके जाते हैं, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 2 बना है। 2A में कॉस्ट शीट मिलेगा और 2B में मटेरियल कॉस्टिंग या लेबर कॉस्टिंग में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब आगे आ जाओ सर, यदि हम 3 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो हमें कौन कौन से चैप्टर की तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमारे को एक तो ओवरहेड कॉस्टिंग, आप देखोगे हर बार मिल रहा है आपको 3A में ओवरहेड कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग एंड अगेन ओवरहेड कॉस्टिंग। इसका ना क्वेश्चन नंबर 3A का आपको ओवरहेड कॉस्टिंग करना है। सर 3B में क्या आएगा, तो 3B में आपके पास जो कॉस्ट बुक कीपिंग है, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर आते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकंसिलेशन। इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है 3B में। अब आ जाओ 4A में। सर 4A में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड लास्ट में क्या है, बैच कॉस्टिंग। इसका मतलब सर यहाँ पे जो 4A है हमारा, वो कौन कौन से चैप्टर में से आ सकता है, ये सारी बातें अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आ जाए 4B, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसका मतलब 4B में पक्का हो गया कि इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्वेश्चन किससे देने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। क्या सर यही पैटर्न आगे भी रहेगा, तो बेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं कि जो आप बच्चे पेपर देने जाएंगे दिसंबर 25 में या जून 26 में, यदि इंस्टीट्यूट ने इसी पैटर्न को फॉलो किया तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको कौन से नंबर पे मिलेगा, आपको मिलेगा 4B पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा, 4B में मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं। चलिए आगे चलते। सर प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब दिसंबर 25 का जो एग्जाम होगा उसमें ज़्यादा चांसेस किसके हैं, यदि यही पैटर्न फॉलो किया इंस्टीट्यूट ने, या तो प्रोसेस कॉस्टिंग से या ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। तो मान के चलो, क्या मान के चलो कि 5A जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो 2 चैप्टर में से मिलेगा, या तो प्रोसेस कॉस्टिंग में से या ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में से। मतलब मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करके जाएंगे किस किस क्वेश्चन के लिए, ताकि आप एग्जाम में डिसाइड कर सकें कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट,
जब आप क्वेश्चन में आ जाएंगे 5B पे, तो हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। 5B किसके नाम पे हो गया भैया? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से हो गया। नेक्स्ट आपके पास देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा से 14 नंबर का, 14 मार्क्स का, जहां पे भी देखोगे वहां पे आपको इसके मार्क्स कितने दिखाई देंगे? 14 मार्क्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो 14 मार्क्स का यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7A, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल एंड अगेन बजटरी कंट्रोल। तो यदि हर बार आपका क्वेश्चन बजटरी कंट्रोल से आएगा तो इसका मतलब 7A आपको बजटरी कंट्रोल के लिए, 7B कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी आएगी। इसमें 5-6 आपके थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से कोई ना कोई एक आपसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। वो कौन से क्वेश्चन होंगे? जब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, समझाया जाएगा, तो बताया जाएगा कि कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। तो 6-7 क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछते हैं, 7 नंबर आपके पक्के हो गए। इसका ना 7 क्वेश्चन यदि आप करोगे तो एक बजटरी कंट्रोल का और एक क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का करना है, आपका 7 क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसको 3 पार्ट में बेटा डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है 8A, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब बेसिक कॉस्टिंग, ठीक है ना। आपसे गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के क्या पूछ सकते हैं? एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आपसे पूछ सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, ये पूछ सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, वो पूछ सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग पूछ सकते हैं, बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, वो पूछ सकते हैं आपसे। फिर नेक्स्ट आपके पास है थ्योरी मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर से। हर बार हमने देखा 4 अटेम्प्ट में हर बार थ्योरी मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर से दी गई है 8B में। अब मटेरियल कॉस्टिंग में क्या क्या थ्योरी बन सकते हैं? बिल्स ऑफ मटेरियल को डिस्क्राइब करो, बताओ उसके बारे में। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। एबीसी एनालिसिस क्या होता है, वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से स्टॉक वैल्यूएशन होता है, लीफो फीफो के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको सारा का सारा पेपर पता है यार, किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आना है, कहाँ पे आना है, किस नंबर पे आना है, कितने मार्क्स का आना है, और उसके बाद भी यदि हम अच्छे नंबर ना ला सकें तो यह हमारी कमी है। तो हमें अपनी कमी को दूर करना है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे फिक्स हो चुके कि कौन सा चैप्टर किस क्वेश्चन में कहाँ पे आता है। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है आपको। तो मैं यहाँ पर बच्चों को क्या सलाह देता हूँ कि भाई जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो 14 नंबर का आता है, ठीक है ना। और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब 14 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा तो बड़े साइज का क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट कीजिए जब आपको पूरा का पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे अच्छी तरीके से आता है। और इस क्वेश्चन को शुरू में कभी मत करो। जैसे आपने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए, इमीडिएटली आप मार्जिनल कॉस्टिंग पे चले जाते हैं, कभी ना जाएं। मार्जिनल कॉस्टिंग पे कब जाएं? 2 घंटे पेपर होने के बाद लास्ट में, क्योंकि जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 7-7 नंबर के आपको आंसर्स मिल रहे हैं, मार्क्स मिल रहे हैं। आप यदि बेटा उनको अटेम्प्ट करोगे तो कम समय में ज़्यादा नंबर लाओगे। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको करना है, किसी ने नहीं रोका, लेकिन कब करना है? जब आपके पास जो बाकी चॉइस हैं उनके क्वेश्चंस आपको नहीं आते, तब आप मार्जिनल कॉस्टिंग पे जाइए और लास्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। शुरू में कभी मत कीजिए। कल को वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ और 1 घंटे 1.5 घंटे आप उस चैप्टर में फंस गए तो आपका पेपर खराब हो जाएगा और पास होने में आपको दिक्कत होगी। और मेरा यहाँ पे एक ही एम है हर बच्चे के साथ कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरीके से 60+ मार्क्स ला सकता है। आप आराम से ला सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप में वो टैलेंट है, कैलिबर है, सब कुछ है आपके पास। बट आपको टेक्निक भी चाहिए, स्ट्रैटेजी भी चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो मेरी सलाह में आप हमेशा कौन सा क्वेश्चन कीजिए? 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास में 6, 7, 8 में मैं आपको सलाह क्या दूंगा, यदि किसी का थ्योरी स्ट्रांग है तो क्वेश्चन नंबर 8 करे, और ज़्यादा थ्योरी नहीं करना चाहता तो 7 करे। यदि 7, 8 नहीं आता आपको तो मजबूरन आपको 6 पे जाना है, लेकिन कब? लास्ट में जाना है, ठीक है जी। चलो सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, सर ये 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू है वो कहाँ से आता है, वो तो आपने बता दिया सर, लेकिन जो 70 नंबर का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है, वो कहाँ से आएगा? तो बेटा जो 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट, उसके लिए हमने एक सेपरेट बुक बना रखी है जिसमें जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, 6 मॉड्यूल में जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। बेसिक कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, रिकंसलेशन, मटेरियल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, लेबर कॉस्टिंग, इस तरीके से जो भी आपके चैप्टर्स उन 6 मॉड्यूल में कवर थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर अपनी बुक में, जो बुक आपको मिलेगी उसमें बता रखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्पेशल नोट्स बना रखे हैं, उनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलना। बस आपको क्या करना है, हमारे अकॉर्डिंग चलना है। हमारे का मतलब जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करना है। फिर देखो चमत्कार, कितने अच्छे नंबर आपके पास आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे।
अब इंस्टीट्यूट जब पेपर आपको देगा एग्जाम में, एग्जाम के टाइम पे, जैसे आपके एग्जाम होंगे एक तो दिसंबर में, दिसंबर 25 में या जून 26 में, तो यदि कोई बच्चा दिसंबर 25 के एग्जाम दे रहा है या जून 26 के एग्जाम दे रहा है, तो वो सबसे पहले मुझसे यही पूछेगा कि सर आपके हिसाब से कौन कौन से चैप्टर प्रैक्टिकल है इंपॉर्टेंट और कौन से चैप्टर आपके थ्योरी के इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल चैप्टर जो सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इंपॉर्टेंट है। पहला कॉस्ट शीट, मतलब कि 2A, मटेरियल कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग, इन दोनों में से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 2B। ओवरहेड कॉस्टिंग 3A, अकाउंटिंग सिस्टम और रिकंसलेशन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा 3B। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जॉब ऑब्लिक बैच कॉस्टिंग, मतलब इसमें से और इसमें से आपका बनता है 4A। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आपका बनेगा 4B। प्रोसेस कॉस्टिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, इन दोनों से बनता है 5A। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 5B। मार्जिनल कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 6, बजटरी कंट्रोल 7A। ठीक है जी। तो कौन कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। सर थ्योरी कहाँ से आती है? क्वेश्चन नंबर जो 7B है और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कहाँ से आता है? तो आपके पास में ये 8A, मटेरियल कॉस्टिंग 8B, हाँ जी, डायरेक्ट एक्सपेंस जिसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यूज होता है, जो जनरली यहीं पे कवर हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको एक तो 7B और एक आपके पास में 8C, मतलब 7B में भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा और 8C में भी आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आएगा थ्योरी का बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यदि इसको फॉलो करते हैं कि कौन से क्वेश्चन के लिए मुझे कौन सा चैप्टर करके जाना है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्या सर दिसंबर 25 में और जून 26 में भी ऐसे ही होगा? तो बेटा एक्सपेक्टेशन के बेस पे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पिछले 4 पेपर दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जब इंस्टीट्यूट ने 4 बार ये चीज़ फॉलो की है तो हम मान के चल रहे हैं आगे भी यही फॉलो करेंगे। सर ऐसा नहीं हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए? ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन 5A में हो वो 5B में आ जाए, 5B वाला आपका 6 में आ जाए, 6 वाला 7A में आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आएगा तो बेटा पेपर इन्हीं चैप्टर में से, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन से चैप्टर्स मुझे कितनी बार रिविजन करने हैं। अगला पॉइंट, सर जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किन किन चैप्टर्स को कितनी बार करें, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ABC एनालिसिस भी बना दिया, जिसमें मैं कहूँगा कैटेगरी A बिफोर एग्जाम आपको 3 बार रिवीजन करनी है। कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड MCQ, इनकी आपको रिवीजन एग्जाम से पहले कितनी बार करनी है? कम से कम 3 बार। सर 2 बार वाले कौन से चैप्टर्स है? कैटेगरी, लेबर कॉस्टिंग, रिकंसलेशन, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, की फैक्टर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप इनकी प्रैक्टिस कितनी बार करेंगे एग्जाम से पहले? 2 बार। एक बार करें और काम चल जाए, बेसिक कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, नॉन इंटीग्रेटेड, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, ये 5 ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप एक बार भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, पेपर का पैटर्न कैसे होगा, MCQ कहाँ से आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पार्ट कहाँ से आएगा, किन चैप्टर में से आएगा, कौन से नंबर का क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आपने ये भी डिसाइड कर लिया होगा कौन सा क्वेश्चन मुझे कहाँ पे करना है, कौन सा नहीं करना। यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि कौन से 5 क्वेश्चन मुझे करने। एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कौन से 2 क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं। तो छोड़ने वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अपने आप ही 5 क्वेश्चन आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आपसे यदि कोई पूछे कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वो हम क्यों पढ़ते हैं, CMA बनने का हमें क्या फ़ायदा है, कोई भी पर्सन आपसे पूछे कि भाई आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो आप कहते हो जी CMA कर रहे हैं। वो कहते हैं जी CMA करके क्या फ़ायदा, आपने CA क्यों नहीं करा, आपने CS क्यों नहीं करा, आपने MBA क्यों नहीं करा, तो आप उसे क्या जवाब दोगे? तो इन सभी बातों का जवाब आपको यहाँ से मिलता है कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं और जब हम CMA बन जाएंगे तो हमारे पास में नॉलेज बहुत सारी होगी। किस किस चीज़ की? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की या किसी भी सर्विस को देने में हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी। 2 तरीके से आंसर निकलता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे और एक्चुअल बेसिस पे। एक्चुअल बेसिस पे कोई भी कॉस्ट निकाल सकता है, सारे खर्चे करते जाओ,
लिखते जाओ, लास्ट में ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। लेकिन यदि एस्टिमेटेड बेसिस पे हमें अपनी टोटल कॉस्ट निकालनी है किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, जिसको हम कहते हैं सीएमए। तो सीएमए क्या करते हैं, कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, किसकी, किसी भी प्रोडक्ट की और किसी भी सर्विस की। कौन से बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे। हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस का मतलब है कि कंपनी जानना चाहती है कि जो प्रोडक्ट हम बनाकर बेच रहे हैं कस्टमर को, जब कस्टमर हमसे पूछेगा जी इसकी प्राइस कितनी है, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। अब जवाब हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो प्रोडक्ट पहले बना लो फिर सेलिंग प्राइस बताओ, और अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, कस्टमर पहले ही आ गया कि जो प्रोडक्ट आप बना के दोगे उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। दो क्वेश्चन हो गए आपके सामने। पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट बन चुका उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं, सर प्रोडक्ट बना नहीं है अभी, बनेगा, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। तो जहां पर प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है वहां पे सेलिंग प्राइस निकालनी है, आसान काम है। टोटल कॉस्ट में जो प्रॉफिट चाहते हो वो ऐड करो, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दूसरे केस में सर अभी हमें सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है कि कस्टमर इस सेलिंग प्राइस पे हमारा गुड्स खरीद ले, तो उसके लिए हमें अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन हम अपना आंसर कब निकालना चाहते हैं, प्रोडक्ट बनाने से पहले। प्रोडक्ट बनानी है, बनाने से पहले, तो वहां पर हमें एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट निकलवानी होगी सीएमए से, और उसमें जितना प्रॉफिट मैन्युफैक्चर चाहता है उसे जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मान लो एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी आ गई 1,000 रुपये, और मैन्युफैक्चर चाहता है हमारा प्रॉफिट 40% हो हमारी कॉस्ट का, तो 1,000 का 40%, 400 रुपये, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 1,000 प्लस 400, 1,400 रुपये, 1,400 रुपीज़। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन लोकेटिंग वेस्टेज। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल जितना खरीदा वो सारा का सारा फिनिश गुड्स को बनाने में नहीं लगा। मतलब कुछ ना कुछ हमारा मटेरियल क्या हो गया, वेस्ट हो गया, कुछ ना कुछ हमारी लेबर का समय वेस्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारा मटेरियल खराब हुआ, या वर्कर को हम पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाए जितना टाइम उसने फैक्ट्री में डिवोट किया। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी मदद करता है हमारे लॉसेस को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा लॉस हमारा नॉर्मल लॉस है, कौन सा लॉस हमारा एबनॉर्मल लॉस है। ये आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल लॉस का जो बर्डन होता है वो बेटा हम चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, और जो एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं वो मैन्युफैक्चर की लापरवाही की वजह से होते हैं, तो उनका नुकसान मैन्युफैक्चर को बियर करना है। तो लॉसेस को दो पार्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन सा लॉस नॉर्मल लॉस है, कौन सा लॉस आपका एबनॉर्मल लॉस है, ताकि उसके पैसे हम खुद से चार्ज करेंगे या कस्टमर से चार्ज करेंगे ये पता चल सके। भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से कोई लॉस हो रहा है और कस्टमर कहता है ठीक है जी आप मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, मैं इस लॉस को बियर करने के लिए तैयार हूं, जो हो रहा है, कौन सा लॉस हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे फिर भी लॉस हो रहा है हमारी फैक्ट्री में, कौन सा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल रखा था, बहुत ज़्यादा बारिश आई और हमारे गोडाउन के अंदर भी पानी घुस गया और मटेरियल क्या हो गया, खराब हो गया। तो यहाँ पे मटेरियल जो खराब हुआ है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थोड़ी थी, कस्टमर ये थोड़ी कह रहा है जी पहले अपना मटेरियल आप खराब करो पानी से फिर हमारे लिए प्रोडक्ट बनाओ। यहाँ पे लापरवाही किसकी है, मैन्युफैक्चर की। उसने अपने गोडाउन को वाटरप्रूफ नहीं बनाया, यदि उसने वाटरप्रूफ बनाया होता तो ऐसे केस में उसका मटेरियल बारिश ज़्यादा आने से या कम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट कंप्यूटेशन। प्रॉफिट कंप्यूटेशन का मतलब क्या, कई बार तो हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कस्टमर को बताते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर कहता है नहीं भाई साहब आप तो कह रहे हो कि ये प्रोडक्ट 1,400 रुपये का है, यदि मैं आपको 1,200 रुपये दूँ तो क्या आप मुझे 1,200 रुपये में इस प्रोडक्ट को देने को तैयार हो। तो ध्यान से समझना, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे सीएमए ने हमें बताई 1,000 रुपये, कस्टमर कह रहे जी मैं तो आपको 1,200 रुपये से ज़्यादा नहीं देने वाला, 1,200 से। तो मैं अपने कॉस्ट अकाउंटेंट को क्या कहूँगा, यदि मैं 1,200 रुपये में ये सामान इसको बेचूँ तो क्या मुझे फ़ायदा होगा। उसने कहा 2 मिनट का टाइम दीजिए, सेलिंग प्राइस 1,200 रुपये, कॉस्ट प्राइस 1,000, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू 1,200 माइनस 1,000, 200 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपना प्रोडक्ट आराम से बेच सकते हैं 1,200 रुपये में, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कस्टमर हमें बता रहा है, हम कस्टमर को नहीं बता रहे। अब अगला केस देखते हैं, एक और कस्टमर आ गया, कहता है जी सामान मुझे 900 रुपये में दे दो। तो मैंने कहा भाई 900 रुपये में देने में फ़ायदा है कि नहीं। उसने कहा सर सेलिंग प्राइस 900 रुपये, कॉस्ट प्राइस 1,000, 100 रुपये का पर यूनिट नुकसान होगा, आप कस्टमर को मना कर दीजिए। मैंने कस्टमर को मना कर दिया। तो इसका मतलब जहाँ पे सेलिंग प्राइस पहले से पता होती है वहाँ पर हम अपने कॉस्ट अकाउंटेंट से कॉस्ट का पता लगा के प्रॉफिट लॉस पता लगा सकते हैं। यदि प्रॉफिट होगा तो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे, लॉस होगा तो बेटा ऑर्डर को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है जी, सपोज करते हैं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड,
हाँ, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। हम बात करेंगे कॉस्ट कंट्रोल की और कॉस्ट रिडक्शन की, इनको समझाने की। कैसे? एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो अपने प्रोडक्ट को बनाने में, हाँ जी, मटेरियल 10 रुपये का है, लेबर 20 रुपये की है, अदर एक्सपेंसेस आपके पास 5 रुपये के हैं। हाँ जी, टोटल कॉस्ट आपके पास आ रही है 35। ध्यान रखना, जब मैंने पहली बार प्रोडक्ट को बनाया तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 35 रुपये। मतलब एक यूनिट बनाने में मेरी मटेरियल कॉस्ट लग रही है 10 रुपये, लेबर कॉस्ट लगती है 20 रुपये, अदर एक्सपेंसेस मेरे पास है 5 रुपये, टोटल मेरा जो खर्चा आ रहा है वो 35 रुपये आ रहा है। जब मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया तो मेरी कॉस्ट लगी 35 रुपये। बड़े ध्यान से समझना, जब मैंने इसी प्रोडक्ट को दोबारा बनाया, पहली बार बनाया, अब मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, दूसरी बार बनाने में लेबर 20 रुपये लगी, अदर एक्सपेंसेस आपके 5 रुपये हैं, ठीक है जी। मटेरियल का खर्चा मेरा हो गया 11 रुपये और मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 36 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने कहा कि जो काम आपने पहली बार किया था उस काम को करने में मटेरियल आपका 10 रुपये का लग रहा था, लेबर आपकी 20 रुपये की, अदर एक्सपेंसेस 5 रुपये की, टोटल कॉस्ट आपकी आ रही थी 35 रुपये। अब आपका खर्चा 35 से 36 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मटेरियल कॉस्ट 1 रुपये क्या हो गई, बढ़ गई। अब आप बताओ, यदि 1 रुपये कॉस्ट पर यूनिट बढ़े और आप 1 लाख यूनिट बना रहे हो तो आपको तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। 1 लाख यूनिट का 1 रुपये पे बढ़ी हुई कॉस्ट का नुकसान 1 लाख रुपए हो गया। आपको करना क्या चाहिए? आपको जाना चाहिए सप्लायर के पास और उससे बातचीत करनी चाहिए कि भाई आपने जो मटेरियल हमें पिछली बार 10 रुपये के हिसाब से दिया था वो मटेरियल आपने इस बार 11 रुपये के हिसाब से दिए, जिसकी वजह से हमारी 1 रुपये कॉस्ट बढ़ रही है। तो हमें सप्लायर से बात करनी चाहिए कि भाई आप अपना मटेरियल का प्राइस कम करो, अदरवाइज हम आपसे मटेरियल नहीं खरीदेंगे, किसी और सप्लायर से मटेरियल खरीद लेंगे। यदि सप्लायर इस बात से मान जाता है तो आपका मटेरियल जो आपको 11 रुपये में मिल रहा था वापस कितने में मिल जाएगा? 10 रुपये में। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका परचेज मैनेजर है उसे सप्लायर से बातचीत करनी पड़ेगी। यदि वो बातचीत नहीं करेगा तो सप्लायर आपको मटेरियल 10 वाला कितने में चिपका देगा? 11 रुपये में, और आपको पर यूनिट 1 रुपये का नुकसान होगा। जितनी यूनिट बनाओगे 1 रुपये के हिसाब से लॉस होता चला जाएगा। 2 लाख यूनिट बनाते हो तो 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, 5 लाख यूनिट बनाते हो तो 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि परचेज मैनेजर ने जब सप्लायर से बात की और उसको समझाया कि भाई यदि आप यहाँ पे 10 वाला मटेरियल 11 रुपये में दोगे तो हम आपसे मटेरियल नहीं खरीदेंगे, हम किसी और सप्लायर से खरीद लेंगे। तो उस केस में सप्लायर वापस आपका मटेरियल का रेट 11 रुपये से कितना कर रहा है? 10 रुपये। जैसे ही उसने मटेरियल का रेट 1 रुपये कम कर दिया तो हमारी जो कॉस्ट है वो वापस कितनी हो गई? 35 रुपये हो गई। यदि हमारी कॉस्ट वापस 35 रुपये हो गई, हमारी कॉस्ट वापस 35 रुपये हो गई, तो हम इसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया कि जितनी कॉस्ट हमारी बढ़ रही थी, यदि उतनी कॉस्ट हम बार्गेन करके वापस कम कर सकें और हमारी जो कॉस्ट पहले 35 रुपये आ रही थी अब भी 35 रुपये आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा कॉस्ट कंट्रोल। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या? हमारी जो कॉस्ट 35 रुपये आ रही है, यदि हम अपनी कॉस्ट को 35 रुपये से भी कम कर सकें। कैसे? अब हमारा जो परचेज मैनेजर है वो बड़ा तेज है। मान लीजिए सपोज करते हैं हमारा परचेज मैनेजर सीएमए है। सीएमए के बाद दिमाग बहुत होता है, कॉस्ट को कैसे कम करना है वो सारी तरीके से उसको पता होता है। अब ऐसे में हमारा जो परचेज मैनेजर है वो एग्जिस्टिंग सप्लायर के पास नहीं गया। एग्जिस्टिंग सप्लायर तो 11 वाला सामान कितने में देने को वापस तैयार हो गया? 10 का। हमारा जो परचेज मैनेजर है वो नई मार्केट में गया, नए सप्लायर से मिला और उसको बोला कि भैया जो हमारा एग्जिस्टिंग सप्लायर है वो मटेरियल हमें 10 रुपये में देता है, यदि हम आपसे मटेरियल खरीदें तो आप हमें कितने में दोगे? वो कहता मैं भी 10 में दे दूंगा। मैंने कहा भाई 10 में तो वो दे ही रहा था, आपसे 10 में लेके मुझे क्या फ़ायदा है? मैं बेकार में उससे अपने रिश्ते अपने रिलेशंस ख़राब करूं, आपसे कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहता ठीक है जी, मैं आपको ये मटेरियल 10 की जगह 9.5 रुपये में देने को तैयार हूँ, 9 रुपये में देने को तैयार हूँ। मान लो 9 रुपये में देने को तैयार है। तो अब जो मेरी कॉस्ट है वो 35 की जगह कितनी हो जाएगी? 34। कहने का मतलब क्या हुआ? सप्लायर ने बार्गेन किया इस तरीके से कि जो मटेरियल आपको 10 रुपये में मिलता था वो आप यहाँ पे 9 रुपये में खरीद के ले आए, और आपकी टोटल कॉस्ट जो 35 रुपीज़ आया करती थी अब वो कॉस्ट आपकी बेटा कितनी आएगी? 34। इस तरीके से आपकी पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपये क्या हो गई? कम। तो जहाँ आपकी पर यूनिट कॉस्ट एग्जिस्टिंग कॉस्ट से कम होने लगे, ध्यान से सुनना, जहां आपकी पर यूनिट कॉस्ट एग्जिस्टिंग कॉस्ट से कम होने लगे, समझ लो आपका कौन सा प्रोसेस चल रहा है? कॉस्ट रिडक्शन का। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? बढ़ी हुई कॉस्ट को, जितने रुपए से बढ़ी हुई कॉस्ट है
उतने रुपए से कॉस्ट को घटाना ताकि वो एग्जिस्टिंग कॉस्ट के बराबर आ जाए, उसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और जब आपकी न्यू कॉस्ट आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट से भी कम हो जाए तो उसे कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? ध्यान दीजिए, सपोज करते हैं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो कार को मैन्युफैक्चर करते हैं, और जब ये कार को बनाते हैं तो इस कार को बनाने में इनके टायर भी लगेंगे, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक कंपनी एक्स लिमिटेड कार को प्रोड्यूस करेगी तो उन्हें एक कार में कितने टायर्स की रिक्वायरमेंट होगी? कोई कहता है सर 4 टायर की रिक्वायरमेंट होगी, कोई कहता है 5 की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा इसका सही आंसर है, एक कार में आपके 5 टायर लगे होते हैं, 4 विजिबल होते हैं और एक आपका जो स्टेपनी की फॉर्म में आपके पास कार में डिक्की में लगा रखा होता है जो दिखता नहीं है। इसका मतलब टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ टायर्स होंगे, हाँ जी, नंबर ऑफ टायर्स वो आपके पास एक कार में कितने होंगे? 5। अब यहाँ पे बेटा जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से एक कंपनी डिसीजन मेकिंग कैसे करती है। ध्यान से समझे, ये 5 टायर जो आपको एक कार में लगाने हैं, सपोज करते हैं MRF कंपनी से खरीदते हैं और वो एक टायर आपको 4000 रुपये में देते हैं। कहने का मतलब आपको एक कार में लगाने के लिए नंबर ऑफ टायर्स बेटा चाहिए 5। एक टायर यदि आपको 4000 का मिलेगा तो 5 टायर आपको कितने के मिलेंगे? 20,000 के। इसका मतलब एक कार में 20,000 के टायर लगते हैं, ये मान के चलिए। अब जो कंपनी है वो मिस्टर वाई से कहते हैं, जो कि इस कंपनी के CMA हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप हमारी कॉस्ट को, कार की जो कॉस्ट आती है उसे कम कर सको? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है हमारे पास तरीका। एक काम करते हैं, ये जो टायर हम MRF से खरीदते हैं यदि हम खुद बनाना चालू कर दें, खुद की प्रोडक्शन चालू कर दें, ये हमारी हो गई बाइंग कॉस्ट। मतलब हम बना बनाया टायर खरीद रहे हैं 20,000 में, यही सेम क्वालिटी के टायर यदि हम खुद बनाएं तो हमारी जो मटेरियल कॉस्ट लगेगी, हमारी लेबर कॉस्ट लगेगी, हमारे अदर एक्सपेंसेस लगेंगे, वो कितने आएंगे? मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी? पता लगा मटेरियल लग रहा है 6,000 का, लेबर आपके पास है 4,000, अदर एक्सपेंसेस हैं 8,000 और आपका जो टोटल खर्चा आ रहा है 18,000। इसका मतलब क्या हुआ? वो टायर जो हम इस कार में यूज़ कर रहे थे हमें 20,000 रुपये के मिला करते थे, यदि हम खुद बनाना चालू कर दें, बनाना चालू किया नहीं है, बनाना चालू कर दें तो हमें ये 18,000 के पड़ेंगे। मतलब कि एक कार में हमारे टायर की कॉस्ट 2,000 रुपये बच जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक कार में हमारे टायर की कॉस्ट कितने रुपए बचेगी बेटा? 2,000 रुपये। सपोज करते हैं ये कंपनी मान लीजिए पूरे साल में 10,000 कार बनाती है, ठीक है ना। कितनी कार बनाती है बेटा? 10,000। और एक कार को बनाने में यदि हमें 2,000 रुपये का फायदा हो जाए तो यदि मैं 2,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में अमाउंट कितना आएगा? जल्दी बताओ। यहां पे 4 जीरो, यहां पे 3 जीरो है, ठीक है ना। कहने का मतलब 7 जीरो का मतलब करोड़। 2 करोड़ रुपए का फायदा हो गया CMA के आने से हमारी कंपनी में। अब आप जानना चाहते हैं ना भाई CMA का क्या काम होता है? CMA का काम होता है जो प्रोडक्ट हम बना बनाया खरीद रहे हैं यदि खुद बनाएं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, हमें बताया गया 18,000। जबकि ये सामान हमें कितने का मिल रहा था? 20,000 का। यदि खुद बनाएंगे तो हम पर कार 2,000 रुपये अपनी टायर की कॉस्ट सेव कर सकते हैं। यदि 10,000 कार पूरे साल में बनती है तो 2 करोड़ रुपये हम सेव कर सकते हैं। हमने CMA को बुलाया और सबके सामने उसकी तारीफ की, यार ऐसे बंदे भगवान सबको दें, ठीक है ना, जिन्होंने हमारे 2 करोड़ रुपये बचा दिए एक साल में। सिर्फ किससे? टायर की कॉस्ट से। यदि ये टायर हम खुद बना ले तो। बात समझ में आ रही है मेरी? तो यहाँ हम डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि टायर को मार्केट से बना बनाया खरीदें या टायर को हम खुद प्रोड्यूस करें? कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? कॉस्ट को असरटेन कर सकते हैं बेटा, सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है जी, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, प्रॉफिट की कंप्यूटेशन कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को बना बनाया खरीदें या खुद मैन्युफैक्चर करें। यदि बनाने की कॉस्ट कम आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है तो भैया आप खुद बनाओ। यदि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा आती तो हम मना कर देते, बना बनाया खरीदना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें